आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉल्केनोज के सेकंड पार्ट के साथ। वॉल्केनोज का फर्स्ट पार्ट आपको मैंने बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वॉल्केनोज होते क्या हैं, वॉल्केनोज का क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से किया जाता है, वॉल्केनोज जब इरप्ट होते हैं तो कौन कौन से वॉल्केनिक प्रोडक्ट्स हैं जो निकलते हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं। और साथ में मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्केनोज हैं उसको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू इरप्शन मेथड। इरप्शन मेथड में मैंने आपसे बताया था कि इरप्शन मेथड दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल इरप्शन होता है और दूसरा फिजर इरप्शन होता है। सेंट्रल इरप्शन मैंने आपको बताया था केंद्रीय उद्भेदन, यानी जब जो मैग्मा है वो किससे होके निकले, एक गोल राउंड वेंट से आए, ठीक है। और फिजर इरप्शन में मैंने बताया था जब मैग्मा दरार से होके निकलता है तो उसे हम फिजर इरप्शन कहते हैं। सेंट्रल इरप्शन के हमने 5 टाइप डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, और हमने डिस्कस कर लिया था हवाईयन, स्ट्राम्बोलियन, वेसुवियस और वल्केनियन। ये 4 तरह के जो सेंट्रल इरप्शन है वो हमने डिस्कस कर लिया था। पिलियन हमें आज डिस्कस करना है। इन चारों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने आपको बता दी थी, और कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका इरप्शन इंटेंसिटी क्या होती है, लावा कैसा होता है, विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन कैसा है और टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पिलियन वॉल्केनोज को। पिलियन वॉल्केनोज जो है वो इस टेबल में सबसे आखिरी प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, फिफ्थ कैटेगरी वॉल्केनोज आप इनको कह सकते हैं। और ये जो वॉल्केनोज होते हैं इनको सुपर वॉल्केनोज भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही रेयरली इनमें एरप्शन होता है, लेकिन जब इनमें एरप्शन होता है तो ये एरप्शन इतना ज्यादा वॉयलेंट होता है कि बहुत मेजर चेंजेस जो हैं वो हमें ग्लोबल स्केल जो है उस पर देखने को मिलता है। ये जो पिलियन होता है इसका जो लावा होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, गाढ़ापन इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वेरी हाई विस्कस होता है। इसका जो लावा होता है उसमें गाढ़ापन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जब इस तरह का ज्वालामुखी फटता है तो एक खास तरह का फ्लो बनता है, एक 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 गैस और बादलों का फ्लो, जिसे हम क्या कहते हैं, पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी में भी इसे पायरोक्लास्टिक बहाव भी कहेंगे। तो जब इस तरह का ज्वालामुखी फटता है तो एक गैस के बादलों का एक फ्लो बनता है, जिसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उस फ्लो को हम क्या कहते हैं, पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं, ठीक है। ये जो वॉल्केनो है, जो जो पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी है, इसका नाम जो रखा गया है मैंने आपको बताया था कि कैरिबियन सागर जो है, कैरिबियन सागर में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, मार्टिनिकी आइलैंड। उस मार्टिनिकी आइलैंड में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम पीली ज्वालामुखी है। इसी ज्वालामुखी पे के नाम पे इसे हम क्या कहते हैं, पिलियन ज्वालामुखी कहते हैं। इस प्रकार का ज्वालामुखी एक ह्यूमन हिस्ट्री में हाल ही में फटा है। हाल ही मतलब जब ज्योग्राफिकल स्केल में कहेंगे तो उसे हम हाल ही कहेंगे। तो ज्योग्राफिकल स्केल में हाल ही में एक तरह का वॉल्केनो फटा है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रकटोवा वॉल्केनो। क्रकटोवा वॉल्केनो अब तक का ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी था, जो इंडोनेशिया में स्थित था। एक आइलैंड था जिस आइलैंड का नाम ही क्रकटोवा था। उसमें जो ज्वालामुखी था उसे क्रकटोवा कहते थे। इसमें 1883 में इसमें इरप्शन हुआ था और ये बहुत ही वॉयलेंट इरप्शन था, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अब हम सबसे पहले समझते हैं पायरोक्लास्टिक फ्लो के बारे में, ठीक है। ये देखिए, ये बेसिकली पायरोक्लास्टिक फ्लो क्या होता है, ये गैस के बादल होते हैं। इनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसमें जो गैस के बादल होते हैं उसका टेम्परेचर करीब मान के चलिए कि वो 700 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन आमतौर पे 400 डिग्री सेल्सियस तो होता ही होता है। इसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो इस तरह का जो पायरोक्लास्टिक फ्लो है ये बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसका एक वीडियो देखिएगा। ये वीडियो उन्जन है, जापान में एक जगह है, 1991 में ये विस्फोट हुआ था। आप देखिए गैस के बादल हैं, गैस और धूल के बादल किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं। इसका टेम्परेचर जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है और मैक्सिमम 700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसकी जो स्पीड होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है, ठीक है। इस तरह का जब पायरोक्लास्टिक फ्लो है, जब वो आगे बढ़ता है तो वो हर एक चीज जो लिविंग है, जो इसके कांटेक्ट में आती है, वो सारी की सारी मारी जाती है। तो इस तरह के ज्वालामुखी में जो पायरोक्लास्टिक फ्लो निकलते हैं, ये फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो करने की क्षमता रखते हैं। ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिकली ये जो है ये पोम्पई सिटी के ह्यूमंस हैं जो कभी रहा करते थे जब 79 एडी में जब फटा था वेसुवियस तब, ठीक है। ये जो आप फॉसिल्स देख रहे हैं ये एक्चुअली फॉसिल्स हैं, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है।
बेसिकली जब ये जो पायरोक्लास्टिक फ्लो है जब इस शहर से निकला तो ये शहर के जो लोग हैं वो उस टेम्परेचर से, क्योंकि टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस है या 400 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि आपकी जो बेसिकली नर्वस सिस्टम है वो इमीडिएट ब्रेक डाउन करती है। इसका मतलब ये है कि जो जैसे है वो वैसे ही उसकी डेथ हो जाती है। तो ये पायरोक्लास्टिक फ्लो से यहाँ निकला और ये पोम्पेई शहर जो है अभी भी इटली में आप जा सकते हैं, ये म्यूजियम है वहां पे जहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये देखिए लोग जो बैठे हैं ये वैसे ही मर गए। हुआ बेसिकली क्या कि जब पायरोक्लास्टिक फ्लो ऊपर से निकला और ये सारे लोग जमीन के अंदर दब गए तो समय के साथ इनकी जो बॉडी है वो क्या हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। बॉडी डिसइंटीग्रेट होने के बाद उनकी बॉडी का जो शेप है उस शेप की जैसी जो कैविटी है वो जमीन के अंदर क्या हो गई, छूट गई। 1599 में एक आर्मी जो थी वो यहाँ से मूव कर रही थी। तो जब आर्मी मूव कर रही थी, जो टेंट्स के लिए उन्होंने गड्ढे खोदे तो उन्होंने देखा कि जमीन में क्या है, कैविटीज हैं। हम जब ज्योग्राफी में कैविटीज कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, अंदर गड्ढों से है। तो जब जमीन के अंदर उन्होंने कैविटीज देखी तो उसमें एक डॉक्टर था, और अगर आपको पता हो तो पुराने समय में, इनफैक्ट अभी भी जब हाथ या पैर आपके अगर टूटे हों कभी, या आपने कभी किसी के टूटते हुए देखा हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो कपड़ा होता है, उसको पानी में भिगा देते हैं, उस कपड़े में प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, हड्डी को बैठा के आपके हाथ के जो चारों तरफ है या पैर के चारों तरफ उसे लपेट दिया जाता है। उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग जो है वो आउटर शेल बना लेता है। तो उसने क्या किया कि उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस को उस कैविटीज में डाल दिया। उसके बाद जब मिट्टी हटाई तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स थे वो निकल के आए। ठीक है, यानी ये बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस है, लेकिन ये उस कैविटीज को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पहले कभी ह्यूमन की जो बॉडी थी वो थी। तो पोम्पेई शहर जो है वो इस तरीके से खुदाई में, पोम्पेई शहर को हमने 1599 के बाद क्या किया, उसको डिस्कवर किया। कहने का मतलब ये भी है कि इस तरह के जो पायरोक्लास्टिक फ्लो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके जो ये फिफ्थ कैटेगरी वॉल्केनोज हैं, इनका जो इरप्शन है उसकी जो हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था, क्राकाटोआ वॉल्केनो। क्राकाटोआ वॉल्केनो 1883 में इरप्ट किया था, इसमें विस्फोट हुआ था, उद्भेदन हुआ था। और जब इसमें उद्भेदन हुआ था तो इस आइलैंड के आसपास करीब 36,000 लोग जो थे वो मारे गए। आप कल्पना करिए कि 1883 में इस पूरे इलाके की पॉपुलेशन जो है वो कितनी कम रही होगी। अगर ऐसा ज्वालामुखी आज दोबारा फटता है तो सोचिए होने वाली जो कैजुअलिटी है वो कितनी ज्यादा होगी। ये जब ज्वालामुखी फटा तो इसमें इतनी शक्ति थी कि मतलब इतना ज्यादा बड़ा विस्फोट था, इतनी ऊर्जा थी कि आसपास का जो इलाका है वहां पे भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। ज्वालामुखी फटने के बाद पायरोक्लास्टिक फ्लो भी बना, और साथ ही में कहा जाता है कि जो इसकी आवाज थी वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, इतनी ज्यादा इसकी आवाज थी कि वो लोग जो मतलब जहां ये वॉल्केनो फटा है उसके 4800 किलोमीटर दूर तक के रेडियस में लोगों ने इसके फटने की आवाज सुनी। तो आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा ज्वालामुखी जो अगर हिंदुस्तान के एक कोने में फटता है, ठीक है, तो दूसरे कोने में भी उसकी आवाज और उससे आगे भी उसकी आवाज जाए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो ज्वालामुखी था वो कितना ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, माना जाता है कि ये जो ज्वालामुखी है वो हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिरा था, न्यूक्लियर बॉम्ब, उससे 13,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, जब इसमें विस्फोट हुआ तो गैस के जो बादल थे वो हमारे वायुमंडल में 80 किलोमीटर तक ऊपर गए। अपर एयर सर्कुलेशन से ये जो मतलब जो गैसेस हैं वो ऊपरी वायुमंडल संचरण के साथ आके पूरी दुनिया को क्या कर लिया, इन्होंने घेर लिया। यानी इससे जो गैस के बादल निकले उन्होंने पूरी दुनिया पे क्या कर लिया, आने वाले समय में एक कवर बना लिया। उस कवर से हुआ कि शुरुआत में जो सूर्य की किरणें थी वो टकरा के वापस लौट गए, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया। हमारी पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो माना जाता है कि उस टाइम जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है वो कितना गिर गया, 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत सारे जो इलाके हैं वो क्या हो गए, ठंडे हो गए, और एक टेम्पोररी एक छोटी सी जो आइस एज है वो आई। माना जाता है कि जो पूरा यूरोप है वो किसमें ढक गया था, बर्फ में ढक गया था। अब जाहिर सी बात है ये जो सर्दियां आई थी, इस सर्दियों से भी क्या हुई होगी, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई होंगी, बहुत सारी डेथ हुई होंगी, जो क्या है, सेकेंडरी इम्पैक्ट है। हालांकि आज तक उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सका है कि इससे कितने लोग जो है वो मारे गए होंगे। आने वाले समय में क्या हुआ कि जब ये धूल और गैस के जो कण थे, वो धूल के जो कण थे जब वो सेटल हो गए, धीरे धीरे नीचे आ गए, तो हमारी वो गैसेस बच गई जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आने वाले समय में हमारी पृथ्वी क्या होने लगी, गर्म होने लगी। यानी ये ज्वालामुखी फटने के तुरंत बाद एक टेम्पोररी कोल्ड एज आई, और उस आइस एज के बाद, उस ठंडे काल के बाद फिर से क्या है, एक वार्म पीरियड आया, एक गर्म समय आया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो सुपर वॉल्केनोज हैं
ये अपनी क्षमता के साथ फटने के बाद कितना ज्यादा जो नुकसान है वो पहुंचाने की क्षमता ये रखते हैं। ठीक है, अब तक हमने जो पढ़ा था वो सेंट्रल इरप्शन पढ़ा था। सेंट्रल इरप्शन में मैंने आपको बताया था कि 5 तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं। अब हम लोग आते हैं फिशर इरप्शन पे, दरारी उद्भेदन पे। ठीक है, दरारी उद्भेदन में हम इसको टाइप्स में क्लासिफाई नहीं करते। दरारी उद्भेदन जो है उसका मतलब क्या है, बस एक जमीन में एक दरार पड़ जाएगी, जैसे आप यहाँ पे इमेज में दरार दे सकते हैं, और इस दरार से होके जो मैग्मा है वो बाहर निकलने लगेगा और चारों तरफ फैल जाएगा। फिशर इरप्शन के बारे में, दरारी उद्भेदन के बारे में खास बात यह है कि जब इस तरह का इरप्शन होता है तो बहुत ज्यादा आवाज नहीं होती, मतलब कोई विस्फोट नहीं होता। आमतौर पे बस एक दरार पड़ जाती है और मैग्मा जो है वो निकल के चारों तरफ फैलने लगता है। और जब फिशर इरप्शन होता है तो मैग्मा क्योंकि चारों तरफ निकल के फैल जाता है तो और आवाज नहीं होती, तो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको ये नहीं पता चलता कि कोई दरारी उद्भेदन है, कोई फिशर इरप्शन है आसपास हुआ है। क्योंकि ये इरप्शन रात में हुआ और ये मैग्मा छात तो जो था वो धीरे धीरे वो एक इसमें शीट की तरह फैलता है जमीन में। ठीक है, तो लावा जब ये शीट की तरह फैलता है तो ये लावा मैदानों का और लावा पठारों का निर्माण करता है। ठीक है, बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना, एक परत की तरह धीरे से दरार से निकलेगा और ये गर्म मैग्मा होगा और चारों तरफ परत की तरह फैलने लगेगा। इसका टेम्परेचर और बाकी जो विशेषताएं होती हैं वो वही होती हैं जो हवाईयन प्रकार की होती है। ठीक है, लेकिन हवाईयन और इसमें अंतर क्या है कि हवाईयन में जो मैग्मा है वो गोल राउंड वेंट से निकल रहा है और यहाँ मैग्मा किस में निकल रहा है, दरार से निकल रहा है। ठीक है, बाकी जो विशेषताएं लगभग वो हवाईयन जैसी ही इसमें होती हैं। तो ये मैग्मा निकलता है और मैग्मा निकल के चारों तरफ फैल जाता है, लावा मैदानों, लावा प्लेन्स और लावा प्लेटूज यानी लावा पठारों का निर्माण करता है। हमारे भारत में भी इस तरह के बहुत सारे जो लावा पठार हैं वो हैं, लावा प्लेन और लावा पठार जो है वो दक्षिण भारत में स्थित हैं और माना जाता है कि दरारी उद्भेदन के कारण वो बहुत पुराने समय में उनका निर्माण हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो ज्वालामुखी हैं इनको हम कहते हैं दरारी उद्भेदन, फिशर इरप्शन। चलिए, पायरोक्लास्टिक फ्लो के बारे में डिस्कशन हो चुका है। किम्बरलाइट इरप्शन के बारे में आप में से किसी ने सवाल पूछा था और मैंने आपको बताया था कि जो किम्बरलाइट इरप्शन होता है वो जो होता है वो ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें क्या निकलते हैं, डायमंड्स जिसमें निकलते हैं, यानी जो किससे रिलेटेड है, डायमंड से रिलेटेड है। किम्बरलाइट बेसिकली साउथ अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम किम्बरलाइट है, जहाँ पे सबसे पहले जो किम्बरलाइट पाइप है उसे खोजा गया था, जिसके कारण इसको हम क्या कहने लगे, किम्बरलाइट कहने लगे। टेक्निकली कोई भी चीज जो कार्बनिक है अगर उसको आप बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दें तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, डायमंड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि डायमंड जो है वो आर्टिफिशियली भी क्रिएट किए जाते हैं, और लेकिन ये जो डायमंड्स होते हैं इनका जो आकार है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो वो जो डायमंड्स हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियली, उनको ज्यादातर हम किस में इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं उनका। ठीक है, हालांकि कुछ टेक्निक्स जो हैं वो कार्बन टनलिंग शायद उन्हें कहते हैं, कुछ नई टेक्निक्स जो हैं अभी आई हैं जिनसे हम बड़े आकार के जो डायमंड्स हैं वो भी बना सकते हैं। और शायद ये माना भी जा रहा है कि इस टाइम जो सर्कुलेशन में जो लार्ज साइज डायमंड्स हैं जिनको हम ज्वेलरीज में यूज करते हैं, करीब 30% जो डायमंड्स हैं वो आर्टिफिशियल हैं। लेकिन क्योंकि इन डायमंड्स की जो विशेषताएं होती हैं वो बिल्कुल जो होती है वो नेचुरल डायमंड्स की तरह होती हैं, इसलिए ये पता लगाना पाना मुश्किल होता है कि ये जो डायमंड है वो नेचुरली निकाला गया है या आर्टिफिशियली इसको क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया जो डायमंड्स हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जमीन के अंदर बनते हैं। तो ये जो डायमंड्स हैं ये इनको कितना इलाका चाहिए, मतलब ये कहाँ बनते हैं, ये जमीन के नीचे 160 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पे इतना क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर होता है कि कोई भी कार्बनिक मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाए, डायमंड्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा डायमंड्स कहीं नहीं बनते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर मैं क्लासरूम में होता तो शायद आपसे पूछता भी डायमंड्स कहाँ मिलते हैं, तो आप लोग ज्यादातर जवाब देते कि कोयले में मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है हम सब लोगों के बीच में, और शायद से कुछ आपकी जो बॉलीवुड्स की फिल्म है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन जो डायमंड्स हैं वो कभी भी कोयले में नहीं मिलते हैं। डायमंड बहुत गहराई में 160 से 200 किलोमीटर का जो नीचे वाला इलाका है वहां पे डायमंड्स मिलते हैं। और ये जो डायमंड्स हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट अगर आपने पढ़ा हो तो बहुत हाई होता है, 4 से 5000 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अगर कभी कोई वॉल्केनो, ये जो जोन है जिसे हम किम्बरलाइट कह रहे हैं, अगर ये इसके नीचे वॉल्केनो बना तो वॉल्केनो जब ऊपर की तरफ उसका मैग्मा उठता है तो वो इस जोन से यानी किम्बरलाइट जोन से डायमंड्स को अपने साथ में पिक कर लेते हैं और ये पृथ्वी में दरार बनाते हुए ऊपर आते हैं, एक विस्फोट होता है, डायमंड चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन डायमंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो ये पाइप है, जिस पाइप को हम क्या कहते हैं, किम्बरलाइट पाइप कहते हैं। ठीक है, जो बचा हुआ मैग्मा है इसमें सूख जाता है और बहुत सारे जो डायमंड्स होते हैं वो इसी किम्बरलाइट पाइप में होते हैं।
इसीलिए अगर आपने सुना हो जो डायमंड्स की खदानें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, ठीक है, क्योंकि डायमंड्स कहाँ है, केवल उस पाइप में है जो वॉल्केनिक पाइप है, और अगर आपको ज्यादा डायमंड चाहिए तो आपको कहाँ खुदाई करनी पड़ेगी, आपको गहराई में खुदाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं किम्बरलाइट पाइप, और ये जो उद्भेदन होता है, इरप्शन होता है, इसको हम कहते हैं डायमंड, इसको हम कहते हैं किम्बरलाइटिक इरप्शन, ठीक है। तो अगर मोटे शब्दों में कहा जाए तो किम्बरलाइटिक इरप्शन क्या है, वो इरप्शन जो डायमंड स्प्लिटिंग इरप्शन है, यानी वो उद्भेदन जिसमें क्या निकलते हैं, डायमंड्स निकलते हैं, उनको हम किम्बरलाइट इरप्शन कहते हैं, ठीक है। किम्बरलाइट जो है वो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो जो जिस चट्टानों में किम्बरलाइट पाए जाते, सॉरी, जिस चट्टानों में डायमंड्स पाया जाता है उन चट्टानों को बेसिकली हम किम्बरलाइट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे तो किम्बरलाइट क्या है, तो आप कह सकते हैं किम्बरलाइट इज अ ओर ऑफ डायमंड, ठीक है, यानी डायमंड किस में मिलता है, किम्बरलाइट में मिलता है। ये जो चट्टान है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये हल्की सी ग्रीन शेड ली हुई चट्टानें होती हैं किम्बरलाइट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट किम्बरलाइट। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो ज्वालामुखी है उससे संबंधित क्या है, कौन कौन सी जो आकृतियां हैं वो जो ज्वालामुखी है वो बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये इमेज है, इसको मैंने ही ड्रॉ किया है। अगर आप देखें तो ये बेथोलिथ है, लैकोलिथ है, सिल है, डाइक है, वॉल्केनो है और लावा फ्लो है। जब लावा फ्लो दरारी उद्भेदन के बाद बनता है तो लावा फ्लो याद रखिएगा, लावा प्लेन्स और लावा प्लेटूज जो है उसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बिल्कुल आसान शब्द में समझिएगा, बेथोलिथ क्या है, जमीन के नीचे जो मैग्मा का चैम्बर है, जहां क्या पाया जा रहा है, मैग्मा पाया जा रहा है, जब उस चैम्बर में मैग्मा क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा होके जम जाता है, तो वो क्या बनता है, बैथोलिथ बनता है। क्या बनता है, बैथोलिथ, ठीक है। इसका आकार आमतौर पे 100 ऑफ किलोमीटर से बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा एरिया उसका होता है बैथोलिथ का, ठीक है। आप लोग अगर कभी माउंट आबू गए हो घूमने के लिए, या भविष्य में कभी आप माउंट आबू जाएं घूमने के लिए, तो माउंट आबू बेसिकली क्या है, बैथोलिथ है, ठीक है। तो आप जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा वहां पे जो रॉक्स हैं वो सारी वॉल्केनिक रॉक्स हैं, जमीन के अंदर थी, धीरे धीरे अपर्दन के कारण वो कहाँ आ गई, सतह के अंदर आ गई। यानी जब मैग्मा सतह के नीचे जम जाता है, जिसका आकार जो है वो 100 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है लोकोलिथ। लोकोलिथ जो होता है, ये देखिए मैग्मा निकला और दो परतों के बीच में, देखिए दो अलग अलग परत है, इस परत के बीच में जो है वो मैग्मा क्या हो गया, जम गया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लैकोलिथ, ठीक है। यानी ये क्या है, शीट लाइक इंट्रूजन है। इंट्रूजन का मतलब ये होता है कि जब दो दरारों के बीच में जब मैग्मा घुस जाता है तो हम क्या कहते हैं, इंट्रूजन, ठीक है। तो जब दो परतें हैं, उन परत के बीच में, यानी पृथ्वी की सतह की दो परतों के बीच में जब मैग्मा आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लैकोलिथ कहते हैं, ठीक है। ये जो उसके अलावा जो आपके जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसमें देखिए एक सेल है और दूसरा क्या है, डाइक है, ठीक है। सेल क्या होता है, देखिए ये डिफरेंट लेयर्स हैं अर्थ की, पृथ्वी के अंदर की, और इन लेयर्स के बीच में जब देखिए ये मैग्मा चला गया, किस तरीके से, हॉरिजॉन्टल तरीके से, तो जो हॉरिजॉन्टल इंट्रूजन होता है, ठीक है, हमारा क्षैतिज इंट्रूजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिल, ठीक है। और जब ये वर्टिकल इंट्रूजन होता है देखिए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइक। तो बैथोलिथ, लैकोलिथ, सेल ऑन डाइक, ठीक है। लावा फ्लो मैंने आपको बताया था, जब दरारी उद्भेदन होता है तो लावा निकल के पृथ्वी की सतह पे एक चादर की तरह फैल जाता है, जिससे हम जिससे लावा प्लेन्स और लावा प्लेटूज जो हैं उनका निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, वॉल्केनोज में आपको बता ही चुका हूँ, यही मैग्मा जब आके जो हमारे जो वॉल्केनोज, वॉल्केनिक वेंट्स हैं, उनसे जब निकलते हैं तो वॉल्केनोज जो है उनका फॉर्मेशन होता है।